हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त, हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो आप सभी को बताना चाहेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप सभी का चल रहा है एसी सर्किट, और एसी सर्किट में आप सभी को बताना चाहेंगे आपके लिए हमने पिछले वीडियो में आरएमएस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, अर्थात उसका डिफिनीशन, फार्मूला, यूनिट्स, डेरिवेशन सब कुछ कंप्लीट किया था। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, सभी वीडियो आप देख सकते हैं। आज मैं जो बात करने वाला हूं वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चूंकि आपको मैं टॉपिक बता देता हूं। इसमें हम आपसे एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, अर्थात औसत मान की, पीक फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये डिटेल्स में, चूंकि आपके पेपर्स में इसी में से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्त, आप सभी के लगातार यही भी कमेंट रहते हैं कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिससे मैं उसी से तैयारी कर लूँ। तो सुनिए दोस्त मेरी बात को, कि अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मद्देनजर आप तैयारी करेंगे तो आप बेस्ट नहीं कर सकेंगे। पहले आप कोशिश करें, मैं जितने भी टॉपिक्स आपको कंप्लीट करा रहा हूँ आप एक टॉपिक को पढ़ लीजिए, उसके बाद जब मैं आपको इंपॉर्टेंट 40-50 क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराऊंगा, आपको प्रोवाइड तो कराना ही है, प्रोवाइड जब कराऊंगा इसी में से टॉपिक आप मिल जाएंगे और वीडियो आप देखे रहेंगे तो कंप्लीटली आप बहुत ही जल्दी उसको याद कर लेंगे और तैयार भी कर लेंगे। ओके, तो इस चीज को ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन ये टॉपिक आप जो पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ते चलिए। ऐसा बिल्कुल ना करें कि इस टॉपिक ना पढ़ें, आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड करा दें, आप उतना ही रटें। तो पहले ये समझिए कि इसको टॉपिक को तैयार करिए। तो शुरू करते हैं दोस्त, आज बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। तो पहले एवरेज वैल्यू जान लेते हैं। तो कहते हैं कि एसी करंट का एवरेज वैल्यू उस डीसी करंट के तुल्य होता है जो किसी परिपथ के अक्रॉस वही चार्ज, मतलब आपका जो आवेश होता है, स्थानांतरित करे जितना एसी करंट द्वारा उतने ही समय में स्थानांतरित या ट्रांसफर होता है। अब समझिए हमारी बात को, इनका कहने का मतलब क्या है। ये कह रहे हैं कि आपका एक एसी सर्किट है, ठीक है, मतलब एक एसी करंट है और एक डीसी करंट है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एसी करंट का एवरेज वैल्यू उस डीसी करंट के उस मान के बराबर होता है, उस कंडीशन में दोनों बराबर होते हैं जब किसी सर्किट के अक्रॉस उतना ही चार्ज, अगर आपका कोई सर्किट है, मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं, और जब इसमें एसी सप्लाई देते हैं उतने ही चार्ज उतने ही समय में जो स्थानांतरित हो, जितना आप डीसी देने पर उतने ही समय में स्थानांतरित अगर होते हैं, दोनों बराबर हैं, तो वो जो करंट होगी आपकी एसी करंट होगी। क्या होगी दोस्त? वो आपका उस समय कंडीशन में जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका एवरेज वैल्यू आएगी, किसकी? एसी की, अर्थात करंट का एवरेज मान आएगा। हमारी बात को समझ रहे हैं दोस्त? आपका जो कंडक्टर है उसमें आप डीसी करंट भी दे रहे हैं, जितने भी आवेश उसमें से उतने ही समय में जो ट्रांसफर हुए उतने ही अगर हम एसी करंट देते हैं और उतने ही ट्रांसफर होते हैं आवेश जो चार्ज हैं, तो आपका जो मान आएगा जो करंट का या वोल्टेज का, उसे एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट कहते हैं। ओके, तो ये चीज आपका होता है, आवेश पे डिपेंड करता है आपका औसत मान। देखिए आपको अभी और कंफ्यूजन कुछ हो रहा होगा, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, वो तो आपका प्रैक्टिकली उसको समझने की जरूरत थी। अब देखिए हम आपको ले चलते हैं, जो साइनसोइडल आपका फॉर्म होता है जो आपका इस प्रकार बनता है, उसमें हम समझाते हैं। देखिए होता क्या है कि साइनसोइडल एसी करंट के एक फुल साइकिल के लिए औसत मान 0 होता है। अब कैसे होता है इस पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा। और इन्होंने कहा क्योंकि एक साइकिल के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हाफ साइकिल का एक समान होता है। देखिए हमारी बात समझिए, ये आपका एक साइकिल होता है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे निगेटिव होता है। तो अगर आप औसत मान लेते हैं तो औसत मान क्या होता है दोस्त? औसत मान यही होता है ना दोस्त, जैसे आप औसत दो संख्याओं का औसत लेते हैं तो a+b/2 करते हैं, यही तो आपका होता है औसत, a+b/2। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है कि जब आप औसत लेंगे तो ये आप देख रहे हैं ऊपर वाला प्लस है नीचे माइनस है, अर्थात एक आप प्लस का औसत लेंगे एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। तो यही लिए कहते हैं दोस्त कि जब आप एक फुल साइकिल का किसी सिनुसोइडल, अर्थात इसे कहते हैं हिंदी में ज्यावक्रीय, क्या कहते हैं? ज्यावक्रीय। सिनुसोइडल फॉर्म को क्या कहते हैं? ज्यावक्रीय। तो आपका किसी सिनुसोइडल एसी करंट के जब फुल साइकिल लेंगे तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों आएंगे, तो औसत मान जो आपका होता है 0 होता है। इसीलिए हम लेते हैं एक हाफ साइकिल, मतलब आपको अगर एवरेज मान निकालना है करंट हो या वोल्टेज, तो आपको उसका हाफ साइकिल लेना होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक चूंकि दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए आपका 0 होता है। तो सदैव ध्यान रखना है कि एक फुल साइकिल का, एक पूरे प्लस माइनस होता है, एक फुल साइकिल का जो एवरेज मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। एवरेज वैल्यू सदैव 0 होती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और आरएमएस वैल्यू 0 नहीं होती, हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा दोस्तों जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आरएमएस और एवरेज को जानना। और एक आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आपकी आरएमएस वैल्यू, ये तीनों में आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए।
तो आगे चलते हैं दोस्त, ये आपका हाफ साइकिल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एवरेज वैल्यू को जोड़कर या समाकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अगर आपको एवरेज वैल्यू का मान निकालना है, एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज, तो आपको क्या करना होगा, उन टोटल इंस्टेंटेनियस का मतलब आपको समझिए तात्क्षणिक मान, अर्थात किसी क्षण की, किसी विशेष क्षण की बात की जाती है। तो यहाँ पर जैसे आपकी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रही है, तो हम यहाँ पर I1 लेते हैं, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, यहाँ पर I4। तो ये जो आप करंट यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये क्या है, आपका एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर, एक तात्क्षणिक किसी क्षण पर आप ले रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी विशेष क्षण की बात कीजिए। तो अगर आप उन सभी करंट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उन सभी करंट को जोड़ देते हैं और जितनी करंट है, जितने भी आप मान लिए हैं उसको आप डिवाइड कर दीजिए। हम मान लेते हैं कि वो 10 आप टोटल करंट लिए हैं, कितना 10, तो 10 लिए, तो सभी आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट कितना होगा दोस्त, यहाँ पर I10 होगा और नीचे किससे डिवाइड करेंगे आप, 10 से। तो इसीलिए आपका औसत जो होता है और ध्यान दीजिएगा, जो औसत आपका निकाला जाता है वो आपके फुल साइकिल का नहीं निकाला जाता। अभी मैं आपको जब समाकलन विधि बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं निकाला जाता, अभी हमने बताते हैं, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि एवरेज वैल्यू I की जो होती है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू डॉट डॉट IN अपान स्मॉल n होती है, अर्थात ये एवरेज मान होता है। अब देखिए हाफ साइकिल के इंस्टेंटेनियस आपने निकाला, अब चला यहाँ पर जो चलते हैं वो आपका समाकलन विधि द्वारा एसी करंट का औसत मान निकालते हैं। किसकी द्वारा, समाकलन विधि द्वारा। चूंकि ये थोड़ा रूल आपका जो समाकलन विधि होती है थोड़ा आसान पड़ती है आपको समझने में, चूंकि अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और 100% अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या करना होगा, ये चीज़ आपका समाकलन बहुत ही बेसिक होता है, तो आप इसको आता होगा, ठीक है। और वैसे भी सेकंड सेमेस्टर में ये क्लासेस आपके लिए चल ही रही है यहाँ पर। तो समाकलन द्वारा दोस्त एसी करंट का आपको औसत मान निकालना है। इसका एक फार्मूला होता है I इक्वल टू IM साइन थीटा, मतलब एक सिनोसोइडल फॉर्म जो होता है करंट का वो I इक्वल टू IM साइन थीटा होता है। इसमें I जो है आपका क्या है, IM क्या है, IM आप देख सकते हैं ये आपकी मैक्सिमम करंट होती है। क्या होती है, मैक्सिमम करंट होती है। ये आपकी I जो है ये स्मॉल है, इंस्टेंटेनियस अर्थात तात्क्षणिक मान इसमें से निकालते हैं, तो I इक्वल टू IM साइन थीटा होता है। और ये आप फॉर्म अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये जो फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आपका सिनोसोइडल फॉर्म दिख रहा है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। हम यहाँ पर समाकलन विधि द्वारा हम निकाल रहे हैं कि आपका I एवरेज का मान कितना होगा या फिर V एवरेज वोल्टेज, आपका एवरेज वोल्टेज कितना होगा या एवरेज करंट का मान कितना होगा, ये चीज आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं ये छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं दोस्तों, समाकलन में तो यही होता है ना कि एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं और पूरे का समाकलन कर देते हैं, हमें टोटल की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको एग्जांपल लिया था एवरेज में कि किसी आपका कोई आपका डिब्बा है या कोई बर्तन है, उसमें अगर एक बूंद पानी रखा हुआ है तो आपसे कहते हैं कि इसमें एक बूंद पानी है, तो उसको आप मान लीजिए सेक्शन, जैसे यहाँ पर एक सेक्शन छोटा सा माना गया है तो हम उसको मान लेते हैं डी थीटा, हमने उसको जैसे यहाँ डी थीटा माना वहाँ पर डी भी मान लेते हैं। तो आपको टोटल का जब ज्ञात करना है तो उसका आप वैल्यूम का क्या कर दीजिए, 0 से, जैसे यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपका 0 से 2 पाई है या 0 से पाई इसका समाकलन किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर वॉल्यूम का आप समाकलन कर देंगे। तो हमें आपको समझाने की जरूरत ये थी दोस्त कि आपका जो यहाँ पर निकालना है वो ऊपर वाले का आप निकालेंगे, ना कि नीचे वाले का। देखिए कंडीशन ये है कि आपको हाफ साइकिल का ही एवरेज मान निकालना है, अगर आप दोनों का निकालेंगे तो टोटल हो जाएगा 0। हमारी बात को समझ रहे हैं दोस्तों, टोटल का निकालेंगे 0, क्योंकि ये प्लस होता है ये नीचे होता है और प्लस माइनस आपके हो जाएंगे 0, इसलिए आपको वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाला ध्यान देंगे। ये आपको करंट की डायरेक्शन को दिखाता है, ये करंट होती है और इधर आपको ये एंगल थीटा दिखा रहा है, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिए ये सेक्शन लिया गया 0 से पाई से 2 पाई। अब देखिए हाफ साइकिल के लिए करंट का एवरेज मान निकालते हैं तो I एवरेज इक्वल टू होता है 0 से पाई I डी थीटा अपान पाई माइनस 0। अब देखिए आपको समाकलन में एक फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा दोस्त, I एवरेज इक्वल टू होता है, या आपने पढ़ा होगा 0 से पाई या पढ़ा होगा या A से B पढ़ा होगा, I डी थीटा अपान A माइनस B, ऐसा कुछ फार्मूला आपने पढ़ा होगा। वही यहाँ पर लग रहा है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्यों कैसे किया गया है। देखिए यहाँ पर जो आपका हाफ साइकिल है वो ऊपर वाला है और हाफ साइकिल का जो लिमिट है लोअर लिमिट से अपर लिमिट वो 0 से पाई है, कितना है 0 से पाई। तो सिंपली यहाँ पर लिमिट जो हो जाएगा आपका 0 से पाई हो जाएगा और ये फार्मूला आपका होता है I डी थीटा।
समझिएगा, यहां पर जो आपका फार्मूला होता है वो आई डी थीटा होता है और नीचे ए माइनस बी होता है। और ए माइनस बी का मतलब यहां पर आपका जो लिमिट हुआ वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पाई माइनस बी होगा। ठीक है, यहां पर लिमिट नीचे माइनस किया जाता है। तो फार्मूला दोस्त आपका होता है 0 से ए आई डी थीटा अपान ए माइनस बी जो होता है, अर्थात यहां पर होगा आई डी थीटा अपान पाई माइनस 0। सिंपली ये आपका हो जाएगा आई एवरेज इक्वल टू ये आई एम अपान पाई। कैसे हुआ आप समझिए, हम आई की जगह पर पहले ही आपको बताया था ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ये आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा होती है। हमने क्या किया, आई की जगह पर जो आपको स्मॉल आई दिख रहा है यहीं पर हमने लिख दिया आई एम साइन थीटा। क्या लिख दिया, आई एम साइन थीटा। तो यहां पर आई एम अपान पाई को बाहर कर देंगे, ये चूंकि 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, पाई नीचे बचेगा और आई एम ऊपर बचेगा। तो आई एम अपान पाई बाहर हो जाएगा और यहां बचेगा ओनली साइन थीटा डी थीटा। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। आई एवरेज इक्वल टू होगा आई एम अपान पाई और साइन थीटा का आपको समाकलन पता होगा दोस्त 100%, क्योंकि साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, सिंपल है बहुत, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा आपका साइन थीटा का होता समाकलन। अगर आपसे कहा जाए कि इसका साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए तो डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन क्या होता है दोस्त, प्लस कॉस थीटा होता है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स की बात हो गई। तो ये चीज आपका यहां हो गया कि साइन थीटा का आपका जो समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा होता है। 0 से पाई आप लिमिट लेंगे। आगे चलते हैं, देखिए यहां पर आपका हो गया आई एम अपान पाई और आपका माइनस आपका बाहर होगा। अब डायरेक्ट यहां पर लिमिट आप रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। आगे चलेंगे दोस्त, ये आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट आपने पढ़ा होगा, कॉस बी माइनस ए, कॉस बी माइनस ए जैसे लिमिट यहां पर रखी जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे यहां पर आई एम पान पाई होगा, माइनस हो गया ये कॉस पाई का मान कितना होता है -1। कैसे दोस्त, कॉस 90 प्लस 90 साइन 90, क्योंकि कॉस 90 प्लस 90 आपका साइन 90 होता है, लेकिन माइनस साइन 90 होता है, इसलिए साइन 90 का मान तो 1 हो गया, लेकिन जो माइनस आगे लगा है इसलिए यहां पर -1 होता है और कॉस 0 का मान आपका 1 होता है। तो आपका -1 अंदर आएगा तो वो -2 हो जाएगा और ये माइनस बाहर वाला, इसलिए पूरा ये क्या होगा, ये आपका +2 होगा। ध्यान दीजिएगा कितना होगा, +2। तो यहां आ जाएगा आपका आई एम अपान पाई इंटू 2 और पूरा ओवरऑल जो आएगा एवरेज मान वो 2 आई एम अपान पाई आएगा। कितना आएगा दोस्त, 2 आई एम अपान पाई। और जो अगर आपको इसको इस आंकिक मान में आपको देखना है तो इसकी वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए या 3.14 पाई का मान रख दीजिए, 3.14 इसकी वैल्यू रख दीजिए नीचे और आप उसको डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका मान आएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा, आई एवरेज इक्वल टू 0.636 आई एम। अभी आपका फॉर्म फैक्टर पी फैक्टर में इसका बहुत ज्यादा वर्क है, यही आपको आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं एवरेज वैल्यू और आपकी आरएमएस वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर इसी पे है और पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर जितना कहें उतना आपका कम कहना होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर से और आगे कंपटीशन एग्जाम में भी। तो यहां पर आई एवरेज इक्वल टू हुआ 0.636 आई एम, ये एवरेज हुआ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार आपका एसी वोल्टेज की बात करें तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी दोस्त, ई एवरेज अपान 2 ई एम अपान पाई। बात समझिएगा, अगर आप एवरेज वोल्टेज की बात करें तो ई वी एम अपान ई एवरेज जो होगा 2 ई एम अपान पाई होगा, अर्थात इसका भी सेम उसी प्रकार आपको रखना है। आई एवरेज जैसे आपका होगा 0.636 आई एम, बस यहां पर आई है वहां पर आपको ई एवरेज करना है, जहां पर आई एम है वहां पर आपको ई एम करना है, बात इतनी सी है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपका यहां पर क्रिएट हो गया। अब जो मेन पॉइंट्स आता है उसको ध्यान दीजिए, फॉर्म फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। कैसे कहते हैं, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं रूप गुणांक, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। रूप गुणांक थोड़ा आपको याद करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो आप याद करें फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये थोड़ा आपको याद रहेगा। तो फॉर्म फैक्टर दोस्त कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटी अर्थात प्रत्यावर्ती राशियों, यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट नहीं है, आपको हिंदी देख लीजिए, या प्रत्यावर्ती राशियों या ऐसी क्वांटिटी के आरएमएस वैल्यू। अब प्रत्यावर्ती राशियों में कौन आएगा, प्रत्यावर्ती राशियों में जैसे आपका प्रत्यावर्ती करंट मतलब एसी करंट या फिर एसी वोल्टेज, दोनों की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, प्रत्यावर्ती राशियों के आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशियो को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, कंफ्यूजन बहुत होता है। अभी बात कर रहे हैं किसकी, फॉर्म फैक्टर की। अभी जब पीक फैक्टर करेंगे तो आप गलती कर जाएंगे, तो मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा जिससे आपको याद हो जाएगा। तो आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू के रेशियो को अर्थात उसके अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं और इसे केएफ से डिनोट करते हैं। केएफ से क्यों, एफ से आपका फॉर्म होता है इसलिए इसे केएफ से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला आपका दोस्त यहां पर आ चुका है, केएफ इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। अब जिसकी बात कर रहे थे वही आपका यहां पर आ चुका है।
ऊपर क्या होता है आरएमएस, नीचे होता है एवरेज। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आरएमएस वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 0.707 IM होती है। अगर हम आई करंट की बात करें, आई के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपका आई जो एवरेज होता है, आई आरएमएस जो होती है, हमने पिछले वीडियो में बताया था आई आरएमएस इक्वल टू होता है 0.707 और अब इंटू IM। IM क्या है मैक्सिमम करंट है, तो आरएमएस बराबर होता है आई आरएमएस 0.707 IM होती है। वही वैल्यू यहां पर हमने क्या किया पुट किया करंट का। और नीचे एवरेज, एवरेज तो अभी हमने जस्ट बताया था 0.636 IM। अब यहां पर से IM कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दीजिए और 707/636 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.11 आपका फॉर्म फैक्टर आएगा। यही पेपर्स में पूछ लिया जाता है दोस्त कि बताइए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। फॉर्म फैक्टर का चूंकि ये आपका चेंज होने वाला नहीं है, चूंकि आप देख सकते हैं जब आपकी आरएमएस वैल्यू चेंज नहीं होगी, एवरेज वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो कैसे फॉर्म फैक्टर चेंज हो सकता है। तो फॉर्म फैक्टर आपका चेंज नहीं होता, फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। क्या होता है 1.11। अगर यहां पर अगर हम यहीं पर बात कर लें आपसे, किसकी बात कर लें दोस्त, अभी आपके करंट के रिस्पेक्ट में निकाला, अब वोल्टेज या फिर ईएमएफ के वोल्टेज ईएमएफ के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप जहां पर आईएम है वहां पर ईएम रखिए, ठीक है। और यह जैसे ही आपका यहां पर ऊपर क्या है आरएमएस वैल्यू है, नीचे आपका क्या है ऊपर एवरेज, आपका आरएमएस वैल्यू है, नीचे आपकी एवरेज वैल्यू है, तो सिंपली वही वैल्यू होगी, बस जहां आई है वहां पर ई हो जाएगा और इसका भी मान आपका कितना आएगा 1.11। तो आपको जो फॉर्म फैक्टर याद रखना है वो आपका होता है 1.11, ठीक है। या आप 111 याद कर लीजिए और 0.1 आप एक सोच लीजिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के याद रखना इसमें 1 ही होता है, 1.11। ओके, तो इतना आपको याद रखना कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.1। आशा करते हैं ये चीज आप भूलेंगे नहीं। आपको याद रखना है फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है 1.11 होता है। और जो फॉर्म फैक्टर का मान होता है, जो रेशियो होता है, वो आरएमएस ऊपर होता है, एवरेज नीचे होता है। ध्यान दीजिए, जो हमने आपको पहले पढ़ाया वो ऊपर होगा, जो बाद में अब पढ़ा रहे हैं सेकंड वीडियो जो है आपका वो एवरेज पढ़ा रहे हैं। ऐसे आप याद रख लीजिए, जो हमने पहले आपको पढ़ाया वो आरएमएस पढ़ाया था, अब अभी जो पढ़ा रहे हैं वो एवरेज पढ़ाए थे हमने अभी जस्ट। तो आरएमएस अपॉन एवरेज, तो जो पहले है वो ऊपर और वो दूसरा नीचे, कुछ भी तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आरएमएस अपॉन एवरेज हुआ। अब आगे चलते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट है आपका पीक फैक्टर। जिस प्रकार वो इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पीक फैक्टर की बात करें, शीर्ष गुणांक कहते हैं, तो इसका भी कोशिश करें नाम आप इंग्लिश में ही याद रखें। तो प्रत्यावर्ती राशियों के मैक्सिमम वैल्यू अर्थात मैक्सिमम मान अर्थात अधिकतम मान और आरएमएस वैल्यू के रेशियो को पीक फैक्टर कहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू के रेशियो, जो आपका यही दोनों का रेशियो जो है उसे पीक फैक्टर कहते हैं। अब पीक फैक्टर मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। और पहले देख लीजिए, इसको किससे डिनोट करते हैं, के से। के ए का मतलब क्या हुआ, यहां पर इसको के से डिनोट करते हैं, पी से क्यों नहीं किया गया, ये आपका केपी से ही होना चाहिए दोस्त। हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ, केपी से ही वैसे डिनोट किया जाना चाहिए, केपी से ही डिनोट किया, चूंकि पीक फैक्टर है तो केपी से ही डिनोट करना चाहिए, बट यहां पर के से डिनोट इन्होंने किया है। तो यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही है दोस्त, चूंकि ये के जो होता है आपका ये सही है। के मतलब ए से एम्पलीट्यूड फैक्टर भी से कहते हैं क्या। और जैसा भी आपको पता है एम्पलीट्यूड किसी भी राशि का मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम। आयाम क्या होता है दोस्त, आयाम किसी जैसे दूरी कहते हैं, या कोई पेंडुलम है आपका तो कहते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो जो मैक्सिमम दूरी जो डिस्टेंस क्रॉस करता है वही तो उसका एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है। तो पीक फैक्टर मतलब मैक्सिमम, तो इसीलिए इसका जो होता है इसे पीक फैक्टर या एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड फैक्टर, तो इसीलिए ए से इसको एम्पली मतलब AMPLI होता है, तो ए से स्टार्ट होता है, इसलिए सब के ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, के ए से, एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं। तो पीक फैक्टर को आप एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कह सकते हैं। इसका फार्मूला आपका होता है के इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू। अब देखिए ये आपको याद हो गया दोस्त कि ये पीक फैक्टर है, मतलब मैक्सिमम, ये पीक का मतलब सबसे ऊंचाई वाला और ऊंचाई का मतलब मैक्सिमम, तो आप पहले ही याद कर लेंगे, ऊपर आपका क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं के आपका ऊपर जो होगा मैक्सिमम होगा और नीचे आपका आरएमएस होगा, नीचे आपकी क्या होगी आरएमएस वैल्यू होगी। तो पी जो आपका के इक्वल टू हुआ मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू, इसे के से डिनोट करते हैं। फार्मूला आपको देख सकते हैं, के इक्वल टू, मेन पॉइंट ये है इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो अगर हम करंट की बात करें, फॉर करंट के लिए, तो एसी करंट की बात करें तो के इक्वल टू होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है दोस्त, मैक्सिमम जो सिंपल होता है वो आपकी आईएम है। और अगर आरएमएस की बात करें तो आरएमएस जो आपका होता है, आरएमएस और मैक्सिमम में जो संबंध होता है, आई आरएमएस इक्वल टू क्या होता है 0.707 इक्वल टू क्या
आई इंटू आई एम 0.707 इंटू आई एम, तो यहां पर आप नीचे रख देंगे, या आई एम अपान √2 को ही लिख सकते हैं, मतलब जो आपका होता है आई आर एम एस इक्वल टू आई एम अपान √2 ही होता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। 1 अपान √2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.707 ही आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आप √2 का ऊपर चला जाएगा और ये आई एम कैंसिल हो जाएंगे, और √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 होता है, अर्थात 1.414 जो होगा 1.414, 1.414 आपकी वैल्यू होती है √2 की। और इसी प्रकार जब करंट वोल्टेज के लिए करेंगे तो सेम उसी प्रकार जहां आई एम है वहां पर ई एम हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा ई एम और ये √2 हो जाएगा। ये चीज आप समझ रहे हैं, ये कैसे आ रहा है 1.414 कैसे आ रहा है 1.414, इसी फार्मूले से आ रहा है मेरे दोस्त। चूंकि आपका जो फॉर्म फैक्टर होता है, जो पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर आपको हमने बता दिया मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम ऊपर है, मैक्सिमम का मान आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, वो आपकी वैल्यू आई एम होती है। जो चेंज आपका रिलेशन होता है वो आपकी आई आरएमएस और आपके आई एम के बीच होती है, और जो आई आरएमएस और आई एम के बीच जो रिलेशन होती है वो आई एम अपान √2 होता है। ठीक है, तो हम यहां पर आई आर एम एस की जगह पर आई एम अपान √2 हमने पुट कर दिया इसकी जगह पर, तो ये आपका कैंसिल होकर आपका इतना मान आ गया। तो यहां पर आपको दो फार्मूले ज्यादातर आपको याद रखना है कि फॉर्म फैक्टर आपका होता है दोस्त, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, अर्थात आरएमएस ऊपर होगा। और इसमें देखिए हम आपको तरीका कैसे, इसमें क्या होता है, फॉर्म फैक्टर में आपका आरएमएस ऊपर होता है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आरएमएस ऊपर होता है और इस वाले में आपका आरएमएस नीचे होता है। देख लीजिए आप, इसमें क्या होता है, आरएमएस आपका नीचे होता है। तो आपका पहला है फॉर्म फैक्टर, उसके बाद है पीक फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर में आपका क्या होता है, आरएमएस ऊपर होता है, पीक फैक्टर में आपका नीचे होता है, और इसमें तो आपका फिर क्या होगा, इसमें जब आपका आरएमएस ऊपर होगा तो एवरेज नीचे हो जाएगा। और पीक फैक्टर का जब नाम है तो उसमें मैक्सिमम आपका ऊपर होगा और आरएमएस आपका नीचे होगा। तो उसमें आपका फॉर्म फैक्टर में आपका ऊपर होता है क्या, आरएमएस, और पीक फैक्टर में आपका आरएमएस नीचे होता है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम आपका ऊपर होगा ही, किसमें होगा दोस्त, पीक फैक्टर में। चूंकि नाम इसका है पीक और पीक मतलब मैक्सिमम, तो इसलिए मैक्सिमम आपका ऊपर। तो जो पीक फैक्टर हुआ मैक्सिमम वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू, और जो फॉर्म फैक्टर हुआ वो आरएमएस अपान एवरेज। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सभी पॉइंट्स क्लियर हुए। आप वीडियो को रोककर आप लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिए। और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा दोस्त। डिस्क्रिप्शन में मेरे जो करंट जॉब चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको न्यूज़ से रिलेटेड मतलब ये कॉलेज का जैसे इन्फॉर्मेशन चल रहा है अभी कोरोना वायरस, तो मतलब कोई भी अपडेट अगर आप चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस प्रकार इस चैनल पर आपने बहुत सारा प्यार दिया है उसी प्रकार अपना प्यार जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट भी वहां पर कर सकते हैं। मैं देखूंगा कितने कितने मेरे दोस्त अभी तक वहां पर जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।